आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहाँ पर खबरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित, सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस की उपलब्धियां बताई और आरएसएस के योगदान की बात की। आपने इसको ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के ज़रिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ़ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीज़न होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नज़र आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है, एक ही समुदाय के, रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फ़ौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया
कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म में निकाल रहे हैं, जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं एनजीओ, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब दियोरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीज़ें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वजीर आज़म के। आप देश के बारे में बोलना था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आज़म तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ़ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे को ख़तरा चीन से है। चीन आज भी हमारे हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहाँ पर ख़बरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक़ आरएसएस से है। सर, इस स्पीच को कई लोग ये भी क्रिटिसाइज करें कि पॉलिटिकल लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करें कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्पीच है, नॉट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वो हर एक की राय। मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात और तकलीफदेह बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस की 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीज़ों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। जब आरएसएस बन रही थी तो उस वक्त कौन लोग थे? 4 लोग थे ना, हेगडेवर, आपके मुंजी और 2-3 लोग थे। और हेगडेवर ने खुल के कहा कि मैं इंस्पायर हुआ सावरकर की हिंदुत्व की किताब से। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या वो आज उस किताब को सामने रख के अब आर्टिकल 14 को देख लीजिए। उस किताब को सामने रख के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख लीजिए। ठीक है, मेरा यकीन मत करिए, मैं जो लोग आज हमको तनखीद कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, सब रख के सामने पढ़िए ना, देख लीजिए आप।